नमस्कार, व्यू स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और किसी भी चीज को इस्तेमाल में लाने से पहले उसे परखना जरूर चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जिस तरह से SRO 202 को हटाए जाने को लेकर लगातार एक आवाज बुलंद हो रही थी और सरकार ने उसके ऊपर अहम कदम भी उठाया, लेकिन अभी भी बहुत सारे संशय जो है वो हमारे युवाओं के दिमाग में चल रहे हैं। आखिर किस तरह से उन संशयों को दूर किया जा सके, मैं भी इसी उधेड़बुन में था। आखिरकार मेरे दिमाग में आया कि इसके लिए मैं कहीं ना कहीं एक लीगल एडवाइस लूं, जिसके लिए मैं आज पहुंचा हूं एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम सानी साहब के पास। सन साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। सन साहब, मैं शुरुआत में पहले आपकी ही जुबानी समझना चाहूंगा कि SRO 202 जब आयद हुआ वो किस मंशा के साथ सरकार ने यहाँ पर लाया, किस तरह से उसका पूरा सफर रहा आज इसके अंत होने तक का। जी अमित जी, देखिए SRO 202 सबसे पहले युवाओं के लिए, आपके दर्शकों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो है क्या। SRO 202 का नाम है जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 2015। अब जब ये स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स थे, ये जब भी कोई रूल बनता है वो किसी कानून, किसी एक्ट के तहत होता है। तो ये कौन से एक्ट के तहत था? ये था जम्मू एंड कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट, जिसे आप कहते हैं 2010, जिसमें अभी पिछले दिनों आपने डोमिसाइल को लेके काफी ज्यादा टच किया कि वो डोमिसाइल जो आप कह रहे हैं पॉलिसी आई, वो 2010 डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट के तहत आई। ये उसके तहत रूल्स बने थे। अब इन 2015 में मे बी गवर्नमेंट उस समय चाहती हो कि जो रिक्रूटमेंट करनी है या स्पेशल रिक्रूटमेंट करनी है, तो उसको फटाफट क्लास 4 नौकरियों को लगाने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए। इन रूल्स में मेन जो चीज युवाओं को चुभती थी, जो मुझे लग रहा है, वरना वैकेंसीज को कैसे रेफर करना है, कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियां कैसे बनेंगी, पब्लिक सर्विस कमीशन के कितने लोग होंगे, बेसिकली सेक्शन, इसका सेक्शन भी नहीं कहेंगे, रूल 7, 8 और 9, 3 रूल्स थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। 7 क्या बोलता था? मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा कि कैसे उसकी इनवाइट की जाएगी और उसको किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कैडर, स्टेट कैडर और डिविजनल कैडर में वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, और उनको कैसे डिसेंट्रलाइजेशन रूल के तहत डिस्ट्रिक्ट कैडर की नौकरियां अलग भरी जाएंगी, डिविजनल लेवल की नौकरियां और अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट की स्टेट कैडर की नौकरियां अलग से भरी जाएंगी। तो पहले तो ये कैडराइजेशन थी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट में ही प्रोवाइडेड था। इसके बाद 8 आ गई, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। की नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगी? यहां पर था कि कोई भी नौकरी जब लगेगा, वो बच्चा या वो यूथ, वो युवा, तो वो पहले इनिशियली प्रोबेशन पे रहेगा 5 साल के लिए। उस 5 साल में उसको 5 साल के बाद उसको डिक्लेयर किया जाएगा एज परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि कंफर्म एम्प्लॉय वो बनता था 5 साल के बाद। और इस 5 साल के अंदर जो था, उसका जो पीरियड था, उसको बेसिक सैलरी दी जाती थी। बेसिक सैलरी के बाद ना उसको कोई इमोल्यूमेंट था, ना कोई उसका किसी किस्म का HRA कह लो, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस कह लो, या जो भी गवर्नमेंट मुलाजमों को मिलता था, ऐसा कुछ नहीं मिलता था। बेसिक सैलरी पे 5 साल काम किया जाता था। कहीं ना कहीं यूथ को शायद ये चीज दुख रही थी कि ये हमारी ये एक्सप्लॉयटेशन है। जब आपका पूरी कंट्री के साथ आप एट पार हो गए, तो फिर जो युवा पंजाब में, हिमाचल में, दिल्ली में, बॉम्बे में सरकारी नौकरी करके होता है, तो वैसा ही क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में हो? तो उस चीज को गवर्नमेंट ने आप खत्म करते हुए, 202 को खत्म करते हुए, गोइंग बाय द स्पिरिट ऑफ द पीपल, जो लोगों की इच्छाएं थी, उसको खत्म करते हुए अब उसको एट पार विद द रेस्ट ऑफ इंडिया 2 years कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि प्रोबेशन पूरी दुनिया में कहीं होती नहीं, जहां पे भी सरकारी नौकरी है, इवन कि आप प्राइवेट कहीं पे जॉब करते हैं, आप अपने चैनल को ले लीजिए, तो आप भी नया एम्प्लॉय को रखेंगे, उसको अंडर स्टडी रखते हैं। अंडर स्टडी का मतलब होता है वो अभी काम ले रहा है, वो ट्रेनिंग ले रहा है आपसे। मे बी वो ट्रेनिंग में सक्सेसफुल हो, मे बी वो फेल हो जाए, और आप उसको 2 महीने, 3 महीने या 1 साल के बाद कहें सॉरी आपका प्रोबेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। तो प्रोबेशन हमेशा रखा जाता है, ये गवर्नमेंट रूल्स में हमेशा प्रोवाइडेड है, हर जगह के रिक्रूटमेंट रूल में। अब हो क्या है, अब जो 17 जून को कानून आए हैं, सबसे पहले तो 202 जो है इन एसेंस, मैं ये वर्ड इन एसेंस इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कानूनदान जब भी बात करता है उसके बात में एक वजन होना चाहिए। हम जनरल एक पॉलिटिशियन की तरह या हम जनरल एक आम आदमी की तरह बात नहीं कर सकते। हमें मतलब पता है रिपील और अमेंडमेंट का, हमें सिखाया जाता है, हमारी ट्रेनिंग में पार्ट होता है कि रिपील क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होता है। किसी कानून को जड़ से खत्म कर देना उसको कहते हैं रिपील, और अमेंडमेंट होते हैं उस कानून की तरमीम करना, उस कानून की तरमीम करना। अब हुआ क्या है 202 में, 202 को बेसिकली अमेंड किया गया है, तरमीम की गई है, लेकिन इन एसेंस क्यों खत्म कर दिया है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 202 को 194 के साथ SO 194 17 जून को आया, ये देख सकते हैं आपके जी। तो इस रूल का नाम आया जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रूल्स।
ओके। ये हमारे एलजी साहब ने और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या निकाला कि जो ये रूल्स थे आपके स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2015, इनको अमेंडिंग रूल आ गया, इनका रिपीलिंग रूल नहीं आया, अमेंडिंग रूल आया। उसमें पहली अमेंडमेंट 12वां के बाद 13वीं सेक्शन डाल दी गई, रूल डाल दिया गया। ओके, ठीक है, तो 12वां रूल क्या था? जब आप इस किताब को खोलोगे या इस रूल को खोलोगे, 12वां रूल के बाद 13वां रूल आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग 13वां रूल है, मैं इस पे लेके जाऊंगा आपको। हाँ, मैं अभी समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 और 9 और 10 को भी अमेंड कर दिया गया। रूल 8, 9 और 10 अमेंड कर दिए गए। 8, 9, 10 अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, 5 साल 5 साल 5 साल प्रोबेशन 5 साल, उसके बाद जब परमानेंट होना है या कंफर्म होना है 5 साल, जो इमोल्यूमेंट्स तनख्वाह और ग्रेड बढ़ने हैं वो 5 साल पहले वाले में लिखे थे। अब रिपीलिंग क्या कहता है? 2015 को हमने अमेंड करके 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स कर दिया। ओके, तो वो तीनों जो सेक्शंस थी रूल से, वहां पर जहां ओरिजिनली 5 साल लिखा था, उनको इन अमेंडिंग रूल्स ने 2 साल कर दिया। इसमें ट्रांसफर का भी है इसमें? ट्रांसफर कहां से, मतलब? क्योंकि जैसे एक पोस्ट जब रिक्रूट हो जाता है एम्प्लॉय, उसको 5 साल के प्रोबेशन को 2 ईयर तो कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन उसकी ट्रांसफर जो है वो 5 साल से पहले नहीं, नहीं, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग से निकाला इन्होंने। प्रोबेशनर रूल्स अलग से निकाले। अब आप अपने प्रोबेशन में गवर्न हो गए प्रोबेशन रूल्स के मुताबिक, वो अलग रूल्स बन गया। अच्छा, ठीक है, वो पहले 202 उनको चलाता था, अब 202 नहीं चलाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इन सेंस 202 कैसे खत्म किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसी का जो अमेंडिंग रूल 2020 आया, जिसको SO 194 में कह रहा हूं, इसका रूल 14। अब आप अपने दर्शकों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखा सकते हैं। नो अपॉइंटमेंट अंडर दीज रूल्स, ये यानी कि जो बच्चे, जो नौजवान SRO 202 में लग चुके हैं, 1 जुलाई उन्होंने कट ऑफ डेट रख दी है, वो मैं अब समझाऊंगा कैसे। लेकिन उसके बाद अगर आज नई नौकरियां लगनी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं नई नौकरियां अब आने वाली हैं, ये उसी की तैयारी है सारी। डोमिसाइल भी उसी का पार्ट था, डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट की अमेंडमेंट करना, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑर्डर निकालना, ये सब एक कड़ी के तहत चल रहा है। गवर्नमेंट एक बड़े प्लानिंग के तहत चल रही है। ऐसा नहीं कि हॉच पॉच शोर मचता है तो गवर्नमेंट ओवरनाइट कुछ चेंज कर देती, नहीं। हॉच पॉच से सिर्फ ये होता है कि जो आपकी आवाज है वो वहां पहुंचती है और कहीं कंसर्न क्वार्टर्स उसको कंसिडर करते हैं, हाँ यार ये पॉइंट ठीक है। आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020, जिनकी जो मेरे हाथ में है इस समय, और जिन्होंने 202 SRO को चेंज किया या अमेंड किया, नो फ्रेश अपॉइंटमेंट शैल बी मेड अंडर दीज रूल्स। यानी कि 202 को अब रोक दिया गया। 202 आज के बाद एक किस्म से जिंदा नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिंदा है जो 202 के तहत लगे थे। वरना एक कॉम्प्लिकेशन आ जाती लीगल कि 202 को अगर हम जड़ से खत्म कर देती गवर्नमेंट, 2 मिनट के लिए खत्म कर देते, तो जो पुराना एम्प्लॉय लगा है वो कैसे गवर्न होगा? फिर उसके लिए आप नया कानून लिखोगे, नई इबारत लिखोगे। तो ये उन्होंने यही अमेंडिंग रूल लाया कि आज के बाद कोई बच्चा 202 में नहीं लगेगा। जो बच्चे लग चुके हैं अब उनको कैसे गवर्न करना है, ये आ गया रूल 13, जिसकी अब अमेंडमेंट, जिसको अब समझना बहुत जरूरी है। यही अब मैं पहले पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आपके बच्चों के लिए और आपके ऑडियंस के लिए समझाऊंगा कि ये क्या इसमें मतलब निकलता है। रूल 13 ये कहता है, no monetary benefit as a result of amendments made by the Jammu and Kashmir Special Recruitment Amending Rules 2020 before 1/7/2020। यानी कि any person appointed under these rules जब मैं बोल रहा हूं तो मैं 202 के बारे में बात कर रहा हूं। बिफोर 1/7/2020 यानी कि 1 जुलाई 2020 से पहले जो लोग अपॉइंट हो गए हैं 202 में, वो कैसे गवर्न होंगे? शैल बी गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ रूल 8, 9 एंड 10 एज अमेंडेड। 8, 9 एंड 10 यानी कि 2 साल 2 साल 2 साल 5 साल को चेंज कर दिया गया, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट। अब उनका टाइम पीरियड तो 2 साल कर दिया, उनको 5 साल से 2 साल कर दिया, लेकिन अब उन पे कंडीशन क्या इंपोज हुई? ए, सच पर्सन हु हैव कंप्लीटेड प्रोबेशन प्रायर टू 1/7/2020, यानी कि जिसने 2019-2018 में प्रोबेशन खत्म कर दी है, यानी कि 2 साल खत्म हो गए, अब वो तीसरे साल में था या चौथे साल में था। As per the amendment made by these rules, SO 194, shall be entitled to notional benefit only up to 30/6, यानी कि 30 जून तक उसको उस पीरियड के लिए नोशनल बेनिफिट मिलेगा। एंड मॉनिटरी बेनिफिट आफ्टर 1/7/2020, यानी कि कट ऑफ डेट आ गई, एंडिंग जून जो था उस दिन हम 202 को वर्चुअली बाय बाय कर रहे हैं, और 1/7 के बाद हमें नोशनल
एज वेल एज मॉनिटरी बेनिफिट दोनों मिलेंगे। 30 जून तक नोशनल बेनिफिट और 30 के बाद मॉनिटरी बेनिफिट। नोशनल बेनिफिट क्या होता है, अब ये भी कई लोग समझना चाहेंगे। देखिए, नोशनल बेनिफिट और नोशन कैसे क्या बात है, नोशन होता है आइडिया। तो नोशनल बेनिफिट होते हैं जो बेनिफिट एस्थेटिक सेंस में होते हैं, आइडिया में होते हैं, जिनका वर्चुअली कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं पहुंचता, लेकिन आगे जाके इसका आपके सर्विस में ये काउंट होता है। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने इस 2 साल काम किया, उस 2 साल में मुझे मेरी पैसे की बढ़ोतरी कोई नहीं मिलेगी। जो मैं कह रहा था शायद 2 साल के प्रिपरेशन के बाद इंक्रीमेंट थी, मेरी सैलरी था, मेरा स्केल चेंज होना था, मेरे को अलाउंसेस मिलने थे, ये कोई नहीं मिलेंगे 30 तक। लेकिन वो जो पीरियड मैंने काम किया वो मेरे सीनियरिटी में होगा। जब मेरा आगे जाके मेरा स्केल चेंज हो रहा तो वो काउंट होगा। वो काउंट होगा। तो गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कर दिया मॉनिटरी बेनिफिट। अब देखिए, कई बार हम अदालतों में मुकदमे लेके जाते हैं, कोर्ट कहती है अच्छा, हम कहते हैं सर इनकी वजह से, गवर्नमेंट की वजह से देखो मेरे को टाइम पर नौकरी नहीं मिली, आज अदालत ने मुझे नौकरी दे दी है, 10 साल मेरा कोर्ट में लग गए, तो 10 साल के बाद मैं अदालत को कहता हूं सर आपने मुझे नौकरी तो दे दी, लेकिन वो 10 साल की तनख्वाह नहीं दी। गवर्नमेंट कहती है जी तुमने 10 साल काम ही नहीं किया। मैं कहता हूं जी मैंने काम तो आपकी वजह से नहीं किया। लेकिन ये डिबेट होती है हमारी कोर्ट्स में। तो कोर्ट क्या कहती है कि नहीं, तुम्हें नोशनल बेनिफिट मिलेगा। नोशनल बेनिफिट क्या मिलेगा कि तुम्हारी काउंट जरूर होगी लेंथ ऑफ सर्विस, उस दिन से तुम नौकरी कर रहे हो, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आपने काम नहीं किया था। तो गवर्नमेंट ने पहले ही क्लियर कर दिया, नो मॉनिटरी बेनिफिट, ओनली नोशनल बेनिफिट। मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट ने किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं छोड़ी कि बच्चों को, हमारे यूथ को अदालतों में जाना पड़े या दरवाजा खटखटाने पड़े या कंफ्यूजन रहे। मैं इससे क्लियर और इससे कैटेगोरिक रूल्स नहीं हो सकते थे। बहुत बढ़िया रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने। मैं इतनी देर से सर्विस साइड पे भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने कभी इतने क्लैरिटी वाले रूल्स नहीं देखे। ठीक है, अब कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि एकदम हम स्विच ओवर कर रहे हैं, ये 30 को क्या होगा, एक साथ को क्या होगा, बेनिफिट क्या मिलेगा। अब अगला पॉइंट ये था बी, सच पर्सन हु कंप्लीट देयर प्रोबेशन आफ्टर एक साथ 20 अब सेकंड कैटेगरी ये आ गई कि मैं जनाब कर रहा हूं, अभी तो मेरे पौने 2 साल हो गए हैं, मैं तो शायद अगस्त में या जुलाई में अपना जो करूंगा कंप्लीट, तो मेरा एक साथ के बाद मैंने अगर कंप्लीट किया मेरा प्रोबेशन, तो मेरा फेट क्या होगा। उसका आंसर ये है, एज पर द अमेंडमेंट मेड इन दिस, यानी कि 194 जो मैं पढ़ रहा हूं 202 को अमेंडिंग रूल, शैल बी इंटाइटल्ड टू मॉनिटरी बेनिफिट फ्रॉम द डेट ऑफ सच प्रोबेशन। कितना जबरदस्त गवर्नमेंट ने किया कि अगर आपने एक साथ के बाद, लेट्स अज्यूम आप 5/7 को आपका प्रोबेशन खत्म हो गया, 5/7/2020 को आपके 2 साल खत्म हो गए, अदरवाइज आप 202 पे परेशान थे, यार मुझे 3 साल और काटने हैं यहाँ पर, 3 साल मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई नौकरी नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई मॉल्यूमेंट नहीं, कोई कॉम्पनसेटरी अलाउंस नहीं। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अगर तुम 2/7 को भी तुम्हारा प्रोबेशन खत्म होता है, यू विल बी इंटाइटल्ड टू ऑल बेनिफिट्स। लेकिन असीम सर जैसे कोई 6 महीने पहले ही लगा है, हाँ जी, तो उसको 1.5 साल भी, तो वो तो 2 साल तो वेट कर रहा है ना। ये उन लोगों के लिए है जो 3-3 साल काट चुके हैं, 4-4 साल काट चुके हैं, 5-5 साल काट चुके हैं, तो उनको सिर्फ वो कट ऑफ डेट 5 साल की कर दी गई। अगले 3 साल जो उन्होंने काटे प्रोबेशन में, वो 3 साल काउंट नहीं होंगे एज प्रोबेशन, वो उनकी लेंथ ऑफ सर्विस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन उन 3 साल का उसको इमोल्यूमेंटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आप समझ गए, मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उन 3 साल को उसकी लेंथ ऑफ सर्विस में काउंट किया जाएगा, प्रोबेशन नहीं काउंट किया जाएगा। तो अगर मैं ये बोलना चाहूं, जैसे लेट्स अज्यूम मैं एक टीचर लगा, टीचर को 5 साल का प्रोबेशन पीरियड था एज पर दिस, ठीक है, 5 साल में ही उसकी नॉन ट्रांसफरेबल भी थी, ठीक है, कोई उसको अलाउंस भी नहीं मिला, बेसिक पे में उसने काम किया। अब मैं कहता हूं सर मेरे को अब रिवर्स लेके चलते हो, तो मेरे तो सिर्फ पहले 2 साल काउंट होंगे, तो जो अगले 3 साल मैंने 20 तक काम किए वो, और एक ही डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए काम किया, तो मैं कहता हूं जी मुझे आप ट्रांसफर कर दो, तो मैं क्या इंटाइटल हूं ट्रांसफर के लिए? आंसर इज यस। तो ये सारी इंटाइटलमेंट्स मेरी शुरू हो गई। क्या मैं 2 साल के बाद और किसी अलाउंस के लिए इंटाइटल्ड हूं, लेंथ ऑफ सर्विस के लिए इंटाइटल्ड हूं, प्रमोशन में, सीनियरिटी में इंटाइटलमेंट है? आंसर इज ऑल यस, एक्सेप्ट फॉर आस्किंग फॉर मनी कि मेरे अकाउंट में ये मुझे पिछले पैसे ट्रांसफर कर दो 30 तक। फाइनेंशियल नहीं उसका मिलेगा, इसके अलावा उसको लेंथ ऑफ सर्विस, बेनिफिट, सीनियरिटी, जो कुछ उसका चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कई रूल्स कहते हैं कि 8 साल की इस पोस्ट पे काम करने के बाद आप नेक्स्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जी, एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर इतने साल काम किया होना चाहिए। तो ऐसे प्रोबेशन पीरियड कभी काउंट होता था, कभी नहीं होता था। तो अब आपका प्रोबेशन सिर्फ 2 साल का रहेगा, 3 साल वो लेंथ ऑफ सर्विस में ऐड हो गए। तो ये गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे दिया। अच्छा, एक जो नॉन ट्रांसफर का वो था, वो भी क्या SRO 202 के तहत था कि जो 5 साल होता था? वो 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली एक फ्रीज लगाया हुआ था। वो उसका मैं एक आपको बताता हूँ रीजन क्या था। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कोई भी कानून आता है उसकी मंशा क्या है, प्रीएम्बल क्या है, उसका कारण क्या है। उसका कारण ये था कि जहां तक मैंने वकालत की है या मैंने स्टडी किया है गवर्नमेंट साइड से भी, होता क्या था कि अफ्लुएंट फैमिलीज जिनके बच्चे जम्मू में पढ़ते थे, लेकिन बेसिकली किसी पुंछ, राजौरी, भद्रवाह, डोडा, गुरेज किसी सेक्टर में, गांव में शो करते थे कि हम तो जी देखिए हम तो पुराने हैं, हम तो वहाँ के रहने वाले हैं, हम तो LAC हैं या हम IB बॉर्डर के रहने वाले हैं।
तो वो क्या करते थे, वहां के बच्चों का हक मार के रहबरे तालीम लग गए या कोई एबीसी पोस्ट पे लग गए और इमीडिएटली अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके फटाफट मंत्री जी को कहा जी मेरी बहू है या मेरी बेटी है, ट्रांसफर कर दो उसको जम्मू सिटी के अंदर। तो जम्मू सिटी के अंदर ट्रांसफर कर दो उसको। अब ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी लोगों को। लोगों ने कहा यार ये गाँव के नाम पे नौकरी करते हैं और फटाफट शहरों में ट्रांसफर ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि यार कोई डॉक्टर लगे, कोई फार्मासिस्ट लगे, कोई टीचर लगे, कोई किसी पोस्ट पे लगे, सबसे पहले इनको फ्रीज कर दो 5 साल के लिए वहां पर उसी गांव में। ऐसे ही 202 नो डाउट 202 क्लास 4 पोस्ट के साथ डील करता था, लेकिन मंशा गवर्नमेंट की ये थी, यही डॉक्टर्स के लिए आया था, यही REZ के लिए आया था। समझने की बात ये है कि क्या वो भी SRO 202 के अंडर ही है या वो एक एडिशनल? नहीं, वो एक अलग है, वो अलग था, लेकिन SRO 202 गवर्न तो कर रहा था ना। ऐसा बेसिकली स्पिरिट तो डिसेंट्रलाइजेशन रूल्स थी। SRO 202 कहता था ऑल नॉन गेजेटेड पोस्ट। तो यानी कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्चुअल लगा, टीचर नॉन गेजेटेड है, डॉक्टर नॉन गेजेटेड है, जो जिन जिन पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ सब नॉन गेजेटेड है। गेजेटेड तो चली गई पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए या अलग अलग कमीशन के लिए। 99% गेजेटेड पोस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन भरता है, नॉन गेजेटेड भरता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या फिर जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज बनाई थी। तो 202 उन सबको गवर्न कर रहा था। NHM के डॉक्टर्स को गवर्न कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर्स को गवर्न कर रहा था, आपके मास्टर्स को, टीचर्स को, इन सबको गवर्न कर रहा था। तो अभी जो नॉन ट्रांसफर वाला ऑर्डर है वो अभी नहीं, वो मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। उसके बाद अब ये आ गया, ये हमने क्लियर कर लिया। सिर्फ एक क्लॉज इसमें रह गया C पॉइंट, कि आपके ऑडियंस के लिए कहीं ये ना रह जाए कि C पॉइंट मैंने बोला नहीं। बिफोर गेटिंग एनी बेनिफिट अंडर द अमेंडेड रूल्स एंड अपॉइंटी अंडर दीज रूल्स शैल हैव टू फर्निश एन अंडरटेकिंग। अब जो अपॉइंट हुआ है अंडर 202 वो अंडरटेकिंग क्या देगा? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट that he agrees in the change in terms of his appointment, failing which he will continue to be governed by the original terms of his appointment। ये एक लीगल पॉइंट है क्या? मैं कहता हूं जी हर आदमी ट्रांसफर के फेवर में नहीं है, कई आदमी लेने ही जाते हैं अपने गांव में। मैं लगा एक गांव में, मैं गांव में ही रहना चाहता हूँ 5-6 साल। मैं कहता अरे अब तो मुझे 202 गवर्न नहीं करता, मैं तो कहीं 2 साल की प्रोबेशन के बाद ट्रांसफर हो जाऊंगा, तो मैं कैसे एग्री करता हूँ? मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, मैं कहूँगा सर आपने मुझे इनिशियली अपॉइंट किया था 202 में, तो मैं इसी के तहत गवर्नर होना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे नई पोस्ट में करो, मैं 3 साल और प्रोबेशन में काट लूंगा, लेकिन रहना चाहता हूँ मैं अपने गाँव में। ऐसे भी लोग आ सकते हैं। तो अगर वो ये फॉर्म नहीं भरेंगे अंडरटेकिंग का, GAD को ये नहीं देंगे कि सर हम कन्वर्जन चाहते हैं, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो इसी रूल्स के तहत गवर्न होगा। तो ये भी एक ऑप्शन दे दी गई है। एक एम्प्लॉय के पास हमेशा राइट होता है, क्योंकि लगाया आपको उस रूल के तहत गया था, आप वैसे ही कंटिन्यू करोगे, आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। जस्ट टू इंश्योर कि किसी किस्म की लिटिगेशन ना हो, किसी किस्म का हार्ट बर्न ना हो। मेरे ख्याल से यही एक मंशा रही होगी, क्योंकि ये देखिए जब भी रूल बनता है सोच समझ के बुद्धिजीवी बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव के जो ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनकी ट्रेनिंग ऐसे होती है, फिर ये अपने लीगल एडवाइजर्स को और अपने लॉ डिपार्टमेंट को भी कॉन्फिडेंस में लेते हैं। तो ये कहना कि फटाफट कोई रातों रात बन गया, शोर हमने मचाया या जनता मचाएगी और हम रूल बना देंगे, ऐसा नहीं होता। रूल मेकिंग प्रोसेस को टाइम लगता है। इन शॉर्ट कि अब ये रूल ये वाला कंटिन्यू रहेगा, नॉन ट्रांसफर वाला। देखिए आज के बाद जो नौकरी लगेगी वो तो गवर्न होगी। अब 202 खत्म हो गया, 202 का जो लोग लगे हुए हैं बस वो गवर्न होंगे। अब उनको गवर्न करेगा SO 184 और रेड विद SO 193 एंड 192। अब ये भी आपके दर्शकों को समझना जरूरी है कि 184 क्या था। 184 प्रायर इन टाइम आया था। ये जो मैं रूल्स की बात कर रहा हूं ये 17 जून के सब रूल्स हैं, 17 जून के। लेकिन 4 जून को SO 184 आ गया था। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या है ये SO 184। ये भी रूल्स हैं। अब ये रूल्स कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020। ये भी स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, लेकिन क्लास 4 के लिए। ठीक है, अब नाम इनका ये था। अब ये रूल्स क्या थे? जब आपका जम्मू एंड कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010, जिसे मैं डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट 2010 का जिक्र किया, उसमें अमेंडमेंट हुई, डोमिसाइल आया 3A के तहत। 3A के डोमिसाइल आने के बाद आपके डोमिसाइल रूल्स आए। आप क्रोनोलॉजी समझिए कैसे हुआ था। सबसे पहले आपका प्रेसिडेंट साहब ने एक ऑर्डर निकाला, डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट को आपने तरमीम कर दी, चेंज कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन में डोमिसाइल डाल दिया, डोमिसाइल के रूल्स आ गए, कौन होगा डोमिसाइल, कैसे बनेगा सर्टिफिकेट। अब ये सब क्या तैयारी थी? नौकरियां लगाने की। बिल्कुल। अब कैसे नौकरियां भर्ती होनी थी? या आपके पास ये 202 के रूल्स थे, या आपने क्लास 4 की भर्ती करने के लिए नए रूल्स बनाने थे। तो ये नए रूल्स 4 जून को ही बन गए थे। ओके, क्लास 4 के लिए नए रूल 4 जून को बन गए थे। अब ये क्या रूल्स कहते हैं और जो 194 है उसमें डिफरेंस क्या है? अभी आ रहा हूं। ये जो रूल्स हैं ये वो रूल्स थे जो प्रिस्क्राइब, जब आपने डिसेंट्रलाइजेशन में अमेंडमेंट करके डिस्ट्रिक्ट कैडर
डिविजनल कैडर और ये स्टेट कैडर जिसे आप कहते थे वो खत्म कर दिया। वो दैट वाज डन अवे विद। वो राष्ट्रपति साहब ने जो रिमूवल और डाउट्स ऑर्डर निकाला उसमें खत्म कर दिया, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं। अब यहाँ क्या चेंज हुआ, एक तो कैडराइजेशन रखी गई जो एसआरओ 404 15 सितंबर 2018 की थी, लेकिन ये सारा सिलेक्शन क्राइटेरिया दे दिया गया। अब अगर मैंने यूटी कैडर में नौकरी भरनी है तो मेरा टोटल मार्क्स होंगे रिटन टेस्ट के 85 में से अगर मेरे परिवार का कोई शख्स सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, पीएसयू, बोर्ड, ऑटोनोमस बॉडी या सब्सटेंशियली ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट में नौकरी कोई नहीं कर रहा है परिवार का आदमी, कोई परिवार से मेरा मतलब है मम्मी पापा और रियल भाई बहन में से कोई, चाचे मामे फूफे नहीं, ये इसमें रूल्स में लिखा हुआ है, तो मुझे 5 नंबर उसके मिलेंगे अगर मैंने यूटी कैडर की नौकरी भरी। अगर मैं औरत हूं, डिवोर्सी हूं, विडो हूं, मेरा कोई दारमदार नहीं है और सेपरेटेड हूं, तो मुझे एक सर्टिफिकेट तहसीलदार से चाहिए और उसके बाद मुझे 5 नंबर उसके भी मिलेंगे। तो ये उन औरतों के लिए बेनिफिट दे दिया गवर्नमेंट ने। उसके अलावा जो कैजुअल लेबर है, जैसे अब मैंने कन्वर्जन होनी है क्लास 4 में, तो मैं पहले कैजुअल लेबर की नौकरी करता रहा हूं, डेली वेज पे लगा रहा हूं किसी किस्म की, तो वो भी मैं अपने डिविजनल हेड से एक सर्टिफिकेट लाऊंगा कि मैं कैजुअल लेबर था, मुझे 5 नंबर उसके भी मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये आ गया, ये क्राइटेरिया। ऐसा भी है कि ये कैंडिडेट यदि सभी कैटेगरीज में फॉल करता है, यस यस 85 नंबर के तो रिटर्न एग्जाम हो गया उसका। उसके अलावा अगर वो लड़की है और डिवोर्सी है तो उसको 5 उसके मिल गए, फिर माँ बाप उसके कोई नौकरी नहीं करते, 5 उसके मिल गए, और अगर वो शायद किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या फ्लोरिकल्चर में माली का काम करती रही है कैजुअल लेबर के तौर पे घर की रोटी चलाने के लिए, तो 5 नंबर उसको भी मिल गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइदर ऑफ दी मिलने का, ऑल ऑफ देम भी मिल सकते हैं। सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लोगों को ये जानना कि क्या ये पॉइंट्स होने के अलावा जो हमारी ऑलरेडी रिजर्वेशंस थी SC ST OBC, क्या वो भी फॉल रहेगी? यस वो तो वो हमेशा रहेगी। वो तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, ये तो सिलेक्शन क्राइटेरिया है। मैं आपको बताता हूँ, अब आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए बोपी के एग्जाम देने हैं 12th के बाद। बिल्कुल 12th के बाद एग्जाम देने हैं, तो आपको जो अपनी कैटेगरी का बेनिफिट मिलना है SC ST OBC वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आपकी नंबर की चेकिंग कैसे की जाएगी, ये वो क्राइटेरिया है। अगर आप गांव से आते हो, देहात से होते हो, तो हो सकता है 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिले, लेकिन उससे आपकी रिजर्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। ये नंबर आपकी, ये नंबर देने का तरीका है। 85 नंबर रिटर्न में है, हो सकता है 85 में से आपको 60 नंबर रिटर्न में आए, लेकिन ये 15 नंबर ऊपर और मिल जाए आपको। असीम साहब एक और ह्यू एंड क्राई ये था कि पहले ये बोला जाता था कि जो जॉब्स मिलेंगी वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल या डिविजनल लेवल पे होंगी, लेकिन अब ओपन हो चुकी है कि कश्मीर का या जम्मू का कश्मीर में बढ़ सकता है, कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट वाला जम्मू में बढ़ सकता है, इस तरह की ओपन हो चुकी है। इसके नफे नुकसान क्या है और पहले क्या होता था और अब क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट ने एक किस्म से कंपार्टमेंटलाइज कर दिया था जी। अगर मैंने डिस्ट्रिक्ट शुरू करते हैं कि नौकरी डिस्ट्रिक्ट की भरनी है, अगर मैंने डिस्ट्रिक्ट की नौकरी भरनी है, मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, तो मैं सांबा में जी क्लास 4 या जो भी डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कैडर में इंस्पेक्टर भी हो सकता है, सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है, तो मैं सांबा में वो पोस्ट नहीं भर सकता था, नहीं भरता, बिल्कुल नहीं भरता। सिर्फ फ्लोटिंग रिजर्वेशन थी अंडर द रिजर्वेशन एक्ट, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है, सिर्फ उनको फ्लोटिंग थी अंडर द डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 एंड रूल्स। लेकिन अब क्योंकि रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑर्डर ने वो डिस्ट्रिक्ट कैडर, यूटी कैडर ही खत्म कर दिया, उन्होंने कहा ये क्या डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नौकरी बनी। तो अब एट द मोस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको डिस्ट्रिक्ट भी कंपार्टमेंटलाइज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हो, आप फॉर्म भरते हो, आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। जम्मू में फॉर्म भरने के बनिस्बत इसके कि सांबा से कोई लड़का अप्लाई कर रहा है उसको 5 नंबर कम मिलेंगे, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है आपके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप सांबा में नौकरी भी क्लियर करो, जम्मू में भी क्लियर करो, डिस्ट्रिक्ट की भी क्लियर करो, डिवीजन की भी करो, यूटी कैडर की भी क्लियर करो। कई बार आपने देखा ना ऐसा होता है, बच्चा कोई KAS क्लियर करता है और वो IAS भी क्लियर कर जाता, तो वो KAS छोड़ता है IAS ऑप्ट कर लेता है। आपके सामने एग्जांपल है, हमारे जम्मू के कई बच्चे हैं, आपकी जो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन है सरीश असगर मैडम, तो वो क्या थी, वो सबसे पहले डॉक्टर थी, तो वो टॉपर थी मेडिकल साइंसेज में, तो उन्होंने एक मेडिकल की सीट ली, उसके बाद नंबर 2 पे फिर उन्होंने KAS में टॉप किया, तो तब हम लोगों ने बड़ा अखबारों में पढ़ा जी मुबारक जी हमारे जम्मू की एक बच्ची KAS क्लियर कर गई। वो क्लियर किया तो फाइनली वो IAS में भी, UPSC में भी चली गई। तो उन्होंने ऑप्ट कौन सा किया, जो सबसे बेटर प्लेस्ड होता है। इसलिए अगर आप 3 फॉर्म भरते हो या फॉर्म में 3 जगह टिक मारते हो और आपकी नौकरी यूटी कैडर की निकल आती है और ऐसे स्केल पे निकलती है कि जहां आपको लगता है कि यार यूटी कैडर बेटर है, मैं फुल स्टेट कैडर लूंगा, पूरी यूटी का कैडर लूंगा और अच्छे एमोलमेंट्स रहेंगे इसमें, तो आप वहां जाओगे। तो कई ऐसी नौकरियां हैं। तो इसमें जो माइंडसेट है कि उससे जो जिस डिस्ट्रिक्ट में जॉब दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले की लगती है तो उस डिस्ट्रिक्ट वाले को नुकसान हो जाएगा, इस माइंडसेट नहीं, ऐसा कभी कोई माइंडसेट नहीं है। ठीक है,
हमारा पहले माइंडसेट था जी लेकिन दिल्ली का बंदा जम्मू में नौकरी ना उसको करे, वो तो चलो हमने प्रिजर्व किया, लेकिन उसको 5 नंबर देके आप कॉम्पनसेट भी तो कर रहे हो, 5 नंबर देके कॉम्पनसेट भी तो कर रहे हो। अब ऐसा कई बारी होता है कि अगर आप इसको कंपार्टमेंटलाइज कर दो ना, तो ये भी कई बार देखा जाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, नौकरी निकलती है सिर्फ जम्मू में 200, और कंपैरेटिवली कुपवाड़ा या पुलवामा में नौकरी निकलती है 200, लेकिन यूथ कम है वहां पर, तो उनकी नौकरियां खाली थोड़ा छोड़नी है। आप कैसे फिलअप करोगे? अगर आपने ये स्क्वायर बना दिए तो एक स्क्वायर को तो आपने ओवरफ्लो कर दिया और दूसरे में खाली रह गया। तो इसीलिए इस चीज को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया, और मुझे नहीं लगता, जो मेरी समझ कहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी जी, उसमें भी कहा गया था यू कैनॉट क्रिएट अ क्लास विद इन अ क्लास, कि अब आप नौकरी के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट भी करोगे, कल मोहल्ला वाइज भी भरोगे। हमने की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने आरईटी लगाई तो आरईटी में हमने मोहल्ले भी देखे, हमने डिस्ट्रिक्ट भी देखे, हमने रेवेन्यू विलेजेस भी देखे, लेकिन वो हमारा एक रीजन था कि भाई आपके दूर दराज इलाके में गांव में कोई सर्विस नहीं करता, और लोकल क्योंकि आदमी होता है वो लोकल स्कूल में जाके इजीली पढ़ा लेता है, उसकी लैंग्वेज वो रहती है, बनिस्बत इसके कि शहर के आदमी को आप गुरेज भेज दो, जम्मू में पढ़ा लिखा आदमी को गुरेज चला जाएगा, वो रिजाइन करना बेहतर समझेगा लेकिन जाएगा नहीं नौकरी करना, लेकिन उसके बनिस्बत आप गुरेज के आदमी को गुरेज लगाओगे तो वो ठीक रहता है। तो गवर्नमेंट की हमेशा एक बैलेंस रहता है नोशन कि हमें किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। लीगली अब ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से बाकियों के लिए तो जो नई रिक्रूटमेंट है उनके लिए तो हट गया है सर 202, जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज हैं सर 202 के अंडर काम कर रहे हैं, जिनके 2 साल पूरे हो चुके हैं प्रोबेशन के, उनके लिए भी चलो बेहतर है, उन्हें सिर्फ नोशनल मिल जाएगा। हाँ, नोशनल मिलेगा, मॉनिटरी 1 साल के बाद मॉनिटरी भी स्टार्ट हो जाएगा, वो भी वो कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। लेकिन जो अभी 6 महीने या साल हुआ, जिसको अभी 1 साल और बिताना है सर 202 में, उन्हें लग रहा है कि अभी वो प्रताड़ना में है। यदि वो लीगल रास्ता अपनाते हैं या कोर्ट चले जाते हैं रास्ता अपनाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ वैक्यूम है, और किस तरह से आप देखेंगे क्या? सबसे पहले क्यों कोई कोर्ट में जाएगा? देखिए, अगर मैंने 1.5 साल की प्रोबेशन पीरियड की, मैं 202 से स्विच ओवर हो रहा हूं, लेट्स से ये 192 194 में 193 में, ठीक है, तो जो नए लोग लगेंगे आज जो लगेंगे वो भी तो 2 साल की प्रोबेशन करेंगे। गवर्नमेंट ने तो आपको बैलेंस ही किया ना, 2 साल की प्रोबेशन पीरियड, सिर्फ कानून को अब कानून के साथ मिक्स किया कि 202 आपका एक साथ था चलेगा, 1 साल के बाद आप लोग सब एक ही कानून में गवर्न हो जाओगे। साइकोलॉजिकली 1 साल का जो मॉनिटरी उनको नुकसान होगा वो तो होगा ही ना उसमें। 1 साल का मॉनिटरी नुकसान, तो फायदा किसको हुआ मुझे ये बताओ? अगर मैं आज नौकरी लगाता हूं और आज की 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता, तो जो प्रोबेशनर 2 साल का उसको थोड़ा बेनिफिट पहुंच रहा है, उसको भी तो नहीं बेनिफिट पहुंच रहा। प्रोबेशन पीरियड का मतलब ही होता है कि आपको कच्चे नौकरी करनी है एज एन अंडर स्टडी, एज अ ट्रेनी, ये तो बड़ा क्लियर है। नहीं, मेरे बात नहीं पड़ती। लेट्स सपोज 1 जुलाई तक एक एम्प्लॉयर है, उसकी 1 साल की जॉब हुई, उसे 1 साल और बिताना है, और 2 जुलाई को ही एक नई रिक्रूटमेंट निकलती है, एक नया वो है, वो भी प्रोबेशन में है, वो भी प्रोबेशन में है, लेकिन सेम प्रोबेशन पीरियड पे एक को बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं, एक को कम मिल रहे हैं, जो पहले SRO 202 में होगा। नहीं, बेनिफिट इक्वल होंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा बेनिफिट कोई इमोल्यूमेंट या फाइनेंशियल बेनिफिट में फर्क है। वही मैं आ रहा हूँ, और देख लेते हैं, क्योंकि अब आपने जो सवाल पूछा था कि 202 खत्म हो गया, 184 खत्म हो गया, 194 हमने खत्म कर दिया, 194 में यही आ गया रूल्स जो आपका मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। जहां तक मुझे जानकारी है कि SRO 202 में अलाउंसेस नहीं मिलते थे। नहीं, मैं आ रहा हूं उसमें भी कि क्या अलाउंसेस, अब क्या चेंज हो रहा है अलाउंसेस का। अब ये जो रूल बनाए ना गवर्नमेंट ने, जिसको आप 192 कहता हूं, ये भी 17 जून को निकले, इसलिए मैंने कहा 17 जून एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट थी समझने के लिए, सर्विस क्लास आदमी को समझना पड़ेगा कि 17 जून में क्या क्या हुआ उस दिन। इन रूल्स को अगर आप देखोगे, दीज रूल्स में भी कॉल द जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन सर्विस पे एंड अलाउंसेस फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स। तो इन रूल्स में और 202 में क्या फर्क था? 202 रेड विद 194 SO 194, ये है स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स। तो मोटी मोटी भाषा में समझ लेते हैं, जब मैंने नौकरी में लगना है, रिक्रूट होना है, तो मुझे रिक्रूटमेंट रूल्स गवर्न करते हैं। जब मैं रिक्रूट हो गया, सिलेक्ट हो गया, बिल्कुल सिलेक्शन के बाद, क्योंकि सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, वो आ गया 184, ये आ गया मुझे सिलेक्ट करने के लिए रूल्स, मार्क्स, वेटेज क्या मिलेगी। अब मैं सिलेक्ट हो गया, बिल्कुल सिलेक्ट होने के बाद जो मैंने 2 साल की प्रोबेशन करनी है, मैं उसमें गवर्न होऊंगा प्रोबेशनर। 2 साल खत्म हो गए तो 2 साल के बाद मैं गवर्न होऊंगा अंडर दी सर्विस रूल्स, वो आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, सर्विस सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट रेगुलेशन 1956, ये वो सारे रूल्स हैं। गैजेटेड, नॉन गैजेटेड के लिए अलग से रूल्स होते हैं। तो अब आप समझिए कि प्रोबेशन के दौरान जो नए रूल्स बने हैं, ये क्या बोलते हैं? एक तो पीरियड ऑफ प्रोबेशन उन्होंने डिफाइन कर दिया 2 साल, ठीक है, सेक्शन 2 में।
अब वो कहते हैं कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर कंफर्मेशन एज अ मेंबर ऑफ द सर्विस, जैसे मैं वर्ड यूज कर रहा था कंफर्म होना, जी till he has been on probation in such service or class continuously or in aggregate period of 2 years. अब प्रोविजो आ गया, provided that nothing shall debar the government from extending, ये गवर्नमेंट की पावर है, एम्प्लॉयर की पावर है, from extending the period of probation of a probationer who has failed to acquire. प्रोबेशन पीरियड में, ट्रेनिंग पीरियड में वो फेल हो गया, आपकी नौकरी लगी कंप्यूटर ऑपरेटर इन लेट्स से डीसी ऑफिस, आपको कंप्यूटर नहीं चलाना आया, जरूर आपने इम्तिहान पास कर लिया लेकिन आप अपना मेरा मुताबिक जो मुझे चाहिए था प्रोफाइल के मुताबिक आप नहीं फिट हो बैठ पाए, तो मैंने आपका प्रोबेशन एक्सटेंड कर दिया, मैं प्रोबेशन निकाल भी सकता था, आपको फेल भी कर सकता था। हैज फेल्ड टू एक्वायर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन और टू पास द प्रिस्क्राइब टेस्ट, टाइप टेस्ट हो गया, कंप्यूटर टेस्ट हो गया, लोडिंग अपलोडिंग किसी किस्म का टेस्ट हो गया, शैल एक्सटेंड इन नो केस मोर देन 2 years। तो गवर्नमेंट आपको 2 साल का और पीरियड दे सकती है, ग्रेस पीरियड, लेकिन 2 साल में भी अगर आपने अगला टेस्ट पास नहीं किया टाइपिंग तो फेल, फिर आप बाहर। तो प्रोबेशन इज लाइक अ ट्रेनिंग एंड अंडर स्टडी पीरियड दैट डज नॉट गिव यू कंफर्म्ड राइट कि बाजी अब तो मैं नौकरी लग गया, अब तो मैं परमानेंट मुलाजिम हूं, मुझे कोई नहीं छेड़ सकता। नो, योर टेस्ट विल कंटिन्यू। उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर दैट द गवर्नमेंट में एक्सटेंड द पीरियड ऑफ प्रोबेशन ऑफ अ प्रोबेशनर फॉर अनदर 2 years under these rules if the probationer fails to meet the requirements or standards of the job। तो ये आ गया सेकंड पार्ट गवर्नमेंट का कि अगर मेरे कोई रिक्वायरमेंट्स हैं या स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप नहीं फिट हो पाए तो गवर्नमेंट आपको फिर अगले 2 साल और एक्सटेंड करेगी। तो कितना हो गया, 2 साल प्लस 2 साल प्लस 2 साल 4 साल। पर ये एज अ मैटर ऑफ रूल नहीं है, दिस इज अ मैटर ऑफ एक्सेप्शन। जो बंदा फेल हो रहा है बार बार, यूनिवर्सिटी भी तो देती है, एक बार आप फेल होते हो यूनिवर्सिटी एक बार रीअपेयर देती है, चांस देती है, फिर दूसरी बारी फिर चांस देती है, तीसरी बारी कहती है सॉरी। तो ये ऐसा इस किस्म का ही है, प्रोबेशनल रूल्स बनने से कोई इलीगैलिटी नहीं गवर्नमेंट ने कमिट कर दी। अब अलाउंसेस, रूल 3 कहता है पे एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन द अपॉइंटेड। जो मेरा क्वेश्चन था कंटिन्यू था, बीच में ब्रेक हो गया कि समझना मैं यही चाहता हूँ कि जैसे 2 साल का किसी का प्रोबेशनल पीरियड है जो ऑलरेडी SRO 202 लेट से 1 जुलाई को साल कंप्लीट हो जाता है और 2 जुलाई को ही कोई नया रिक्रूट हो जाता है। अब अगस्त में बात करेंगे तो अगस्त महीने में दोनों प्रोबेशन पे हैं, एक SRO 202 को 1.5 साल पे पहुंच जाएगा, एक ये तो। लेकिन जो बेनिफिट्स जो नए रिक्रूट को मिल रहे होंगे प्रोबेशन पीरियड को, पुराने को तो 202 के तहत ही मिल रहे होंगे ना। मैं आपको समझाऊं जी। सबसे पहले तो हमें ये समझना है ये 202 है और ये नए रूल्स आ गए प्रोबेशन रूल्स 192 नंबर से चलते हैं, 192 और 202, एक 17 जून का, एक 2015 का, 30 जून का। अब इशू ये आ गया कि क्या मैं SRO 2 में नौकरी में जब लगा था तो क्या मैं प्रोबेशन पे था? किसी बच्चे को पूछ लो कि वर्ड प्रोबेशन था उसकी सर्विस बुक में कहीं पे? नो, ये सब नो, ये टेम्पररी नौकरी पे थे। अच्छा, ये नौकरी ही टेम्पररी थी। देखिए आप, अगर आपके कैमरामैन इसको देख पाए तो ये 5 साल की टेम्पररी सर्विस जो पहले जो 202 में थी, 202 में ये टेम्पररी नौकरी थी, प्रोबेशन नहीं थी। हम बोलते आम भाषा में प्रोबेशन है जी, वो भी प्रोबेशन थी, ये भी प्रोबेशन थी, नहीं, वो आप 5 साल की कच्ची नौकरी पे काम कर रहे थे। एक कानूनदान के लिए बहुत जरूरी प्रोबेशन, क्योंकि प्रोबेशन में आप उस क्लास में एंटर कर गए हो, सिर्फ एक अंडर ट्रेनी हो, लेकिन टेम्पररी नौकरी में आप उस क्लास में टेम्पररी लगे हो, ऐसे जैसे एडॉक नौकरी लगी है, कैजुअल लग रहे हो यार, आपको थोड़े दिन के लिए लगाया, आप टेम्पररी हो सकता है उसके बाद आपकी जरूरत ना रहे, और 5 साल अगर आपने अपने ढंग के काम नहीं किया उस गाँव के अंदर तो 5 साल बाद आपको हम बाई कर देंगे। तो ये टेम्पररी नौकरी में आपके सेफगार्ड कम थे, प्रोबेशन में सेफगार्ड ज्यादा है। प्रोबेशन में निकाला नहीं जा सकता, एक्सटेंड किया जा सकता है। आप वो निकालने के भी मैंने आपको कारण बता दिए, अगर आप फेल हो गए, आपके स्टैंडर्ड्स नहीं मीट किए, आपके कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स नहीं मीट किए, तो वहां आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन टेम्पररी नौकरी में तो राइट ही कुछ नहीं होता। टेम्पररी नौकरी में कई बार अदालतों में लोग जाते हो, अदालत कहती है टेम्पररी नौकरी थी, अगर कोई स्कीम नहीं है आपको रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, फिर उसके लिए रूल्स अलग बनते हैं। SRO 64 बना, SRO 520 बना, और ये डिसेंट्रलाइजेशन रूल्स है, ये सब उसी के साथ डील करते हैं। हाँ, अब मैं अलाउंसेस के बात पे आ रहा हूँ। अब आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि रूल 10 SRO 202 का और रूल 3 SO 192 का जो आपके प्रोबेशनल रूल्स बने, इनका कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सारा क्रक्स है। तो इंक्रीमेंट्स, डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस जो थे वो 5 साल के बाद मिलना शुरू होते थे अंडर 202। यहाँ पर इंक्रीमेंट, डियरनेस अलाउंस, हाउस अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, ये सारे आपको मिलेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। इफ इट इज 2 years, और अगर आपका 2 नहीं हुआ तो 4 years, 4 नहीं हुआ तो 6 years, जहां अगर आप फेल होते गए।
प्रोवाइडेड दैट द अपॉइंटी शैल बी एंटाइटल्ड टू मेडिकल अटेंडेंस रूल्स एंड लीव रूल्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि इन रूल्स के मुताबिक आप अगर आज लगे नौकरी पे तो आज ही मेडिकल और आपको मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के मुताबिक और लीव जो आप लीव लेते हो उसके बनिस पर सैलरी जो मिलती है वो मिलेगी, वो यहाँ पर भी प्रोवाइडेड था। द अपॉइंटी शैल बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स अंडर मेडिकल अटेंडेंस रूल्स एंड लीव रूल्स, तो ये 202 में भी था। तो मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा है ये मिसगिविंग क्यों आ रही है कि 202 कम थे जो SO 194 में या 192 में ज्यादा होंगे, ऐसा तो नहीं है प्रोबेशन रूल्स में। मेरे ख्याल से मुझे जो मेरी पर्सनल नॉलेज ये कह रही है कि ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंग्विशमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ये नए रूल में लगाऊं। गवर्नमेंट ने बड़ा सोच समझ के इनको एट पार ले आई है। इन केस अगर होता है तो चैलेंज किया जा सकता है उसको। देखिए चैलेंज तो इंसान इन रूल्स को भी कर सकता है, चैलेंज तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल किसी उसको भी कर सकते हो, लोग अमेंडमेंट को चैलेंज कर देते हैं, पार्लियामेंट की आई हुई अमेंडमेंट को चैलेंज करते हैं। वो तो कोई मेरा राइट नहीं है रोकना या सलाह देना किसी को, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं बीइंग एन एडिशनल एडवोकेट जनरल मेरा काम उस साइड से है, तो जब भी मैं आऊंगा मैं आपको उधर से ही मिलूंगा अगर मैं रहा। लेकिन ये है कि जरूरत नहीं है अभी, और खासकर मिसगिविंग्स पे जाने की जरूरत नहीं है। अदर कंडीशन ऑफ सर्विस बाकी प्रोबेशन में इन्होंने अलग से रूल्स, क्योंकि प्रोबेशन रूल्स आज तक नहीं थे तो अब प्रोबेशन रूल्स जो है क्लास 4 के लिए बन गए हैं, और प्रोबेशन और डिस्चार्ज की भी रख दी है, वो अदरवाइज CSR में भी थी। फिर कंडीशन ऑफ प्रोबेशन आ गई कि आपने कोई एग्जाम अगर देना है प्रोबेशन के दौरान, कोई टेस्ट पास करना है, जैसे मैंने आपके अभी दर्शकों को बताया, तो वो वैसे एज इट इज चलेगी। असीम सर, एक लास्ट में कंक्लूड करूंगा इस पूरी डिस्कशन को कि यदि पूरा फुल स्टॉप लगा दिया गया SRO 202 को और नई रिक्रूटमेंट उसमें नहीं होगी जी, सरकार की दिक्कतें क्या थी कि उसको जो पिछला था वो भी क्लियर कर देते, ये पार्ट ही नहीं रखते कि 2 साल फिजिकल कंप्लीट करेगा तो उसको ऐसा होगा वैसा होगा। यदि एक ऑर्डर निकालते उसमें सारा पूरी तरह से रिवोक क्यों नहीं कर पाए? उसमें क्या प्रोबेशन कभी रिवोक नहीं होती। मुझे आप एक इंस्टेंस लाके बता दो किसी एक नौकरी में इंडिया में कि जहां प्रोबेशन ना हो। गवर्नमेंट नौकरी भी है ना, आप गवर्नमेंट नौकरी की बात कर रहे हो। प्राइवेट में तो आप आज कंपनी में जॉब करते हो, MBA बड़ी अच्छी करके आते हो, 3 लाख का पैकेज है, रिसेशन आ गई, कंपनी कहती है नमस्ते सॉरी। जेट एयरवेज में क्या हो रहा है, कितनी एयरक्राफ्ट में क्या हो रहा है, और आपके पास राइट क्या है? यहां तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। एक मुलाजिम को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है, सोचने वाली बात है। मतलब कितना बड़ा राइट है। एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट भी है और मुलाजिम का अपने लीगल राइट्स भी हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है। आपकी 3 लाख या 8 लाख के पैकेज वाले को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट नहीं करता, उसको जाना पड़ता है लेबर लॉ के तहत, ट्राइब्यूनल के तहत, सिविल सूट के तहत, ओम्बड्समैन के पास। तो आपको समझना ये बहुत जरूरी है कि आप 4th क्लास मुलाजिम नहीं लग रहे, आपको हिंदुस्तान की आईन प्रोटेक्ट कर रही है, उसको आईन नहीं प्रोटेक्ट कर रही। वो जहाज का पायलट भी होगा। तो इसीलिए प्रोबेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है हर कानून में। मैंने अभी तक ऐसा कोई कानून, कोई सर्विस कोई ऐसी नहीं देखी, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, चाहे वो पुलिस सर्विसेज हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, या इवन की 4th क्लास का मुलाजिम ले लो कि पूरी कंट्री में कहीं पे प्रोबेशन के बिना काम करता हो। प्रोबेशन एम्प्लॉयर का राइट है, एम्प्लॉयर ने अपने रूल्स बनाने होते हैं। सबसे पहले आप एक नौकरी ज्वाइन कर रहे हो, आप एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आ रहे हो जी। आप फिर कल ये भी बोलोगे जी प्रोबेशन क्यों, जी मैं कपड़े ये नहीं पहनूंगा। अब एक वकील क्यों यूनिफॉर्म पहनता है, पुलिस वाला क्यों पहनता है? क्योंकि हमारे रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, बार काउंसिल प्रिस्क्राइब कर, ठीक है। फिर अब कल आपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में नौकरी लगनी है इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, तो आपने मास कम्युनिकेशन किया होगा, तो वही डिग्री वाला लगेगा ना, हर आदमी तो नहीं लग सकता। तो आप कहोगे वो क्यों जी, मैं भी अच्छा जर्नलिस्ट हूँ, मैंने तो मास कम्युनिकेशन नहीं की, लेकिन बोलने में तो मैं भी बड़ा अच्छा एंकर हूँ। तो नौकरी तो नहीं कर सकता ना वो भाई, नौकरी तो वही करेगा जो एग्जाम पास करेगा, और एग्जाम की क्वालिफिकेशन फिक्स होती है। ऐसे गवर्नमेंट अपना प्रोबेशन पीरियड, अपनी कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और आगे मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कल मुझे कंप्यूटर चलवाना है तो हो सकता है मैं कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट कर दूं, ही शुड बी कंप्यूटर लिटरेट। कल मैं 10वीं के साथ कंप्यूटर लिटरेट भी रख देता हूं, तो कोई इंप्लॉई थोड़ा रोक सकता है कि नहीं जी जनाब ये नहीं रखो, ये रखो। अब गाड़ी चलवानी है मैंने किसी से, तो ड्राइवर ही रखना, और ड्राइविंग ITI ट्रेंड होना चाहिए। तो ये सेटल लॉ है कि यू कैन नॉट चैलेंज द एम्प्लॉयर्स कंडीशंस अनटिल अनलेस वो मैलिशियस हों, आर्बिट्ररी हों, और ऐसी हों जिनकी जरूरत ही नहीं। अब मैंने कुछ काम लेना है तो काम तो सरकार ने लेना ना, तो ये सेटल लॉ होते हैं, इनमें हमें यूथ को जाने की जरूरत नहीं। मैं आपके माध्यम से सब दर्शकों को यही बोलना चाहूंगा कि अपना फोकस रखिए नौकरी करने पर और नौकरी को क्रैक करने पर। अगर आप इन चीजों पर फोकस कर दोगे कि मुझे रूल अच्छा नहीं है, तो रूल आपकी चॉइस के मुताबिक नहीं बनता। गर्मी मुझे भी बड़ी लगती थी काले कोट में, जब मैंने नया नया वकील बना बड़ा सोचता रहा, लेकिन काला कोट है तो पहनना है, रूल है तो रूल है। जब रूल बदलेगा तो रूल सफेद हो जाए, लेकिन जब तक वो रूल रहेगा, वो आप रूल को क्वेश्चन या तो अदालत में करोगे कि ये रूल ऐसा क्यों बनाया, इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और अगर आप हार गए
लेकिन अगर आपने नौकरी करनी है तो बेटर इट इज यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। अब तो नौकरियां खुलने वाली हैं, 10,000 से ज़्यादा नौकरी आने वाली है यूनियन टेरिटरी में। अब तो डोमिसाइल का भी झंझट खत्म है, रूल्स भी बन गए, अब स्मूथ सेलिंग है। अब पास जो करेगा नंबर लेगा। हाँ, जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ लिटिगेशन आएगी अब नौकरियां ज्वाइन होने के बाद, सिलेक्शन लिस्ट चैलेंज होंगी, ऐसे जो हर बारी होती है किसी भी नौकरी। अब केएस की लिस्ट निकलती है तो उसमें सिलेक्शन लिस्ट चैलेंज होती है, सब इंस्पेक्टर की। अभी आपने J&K बैंक का देख लिया, चैलेंज हो गया, वहां जाके होगा। लेकिन अपनी अटेंशन को हम शिफ्ट कर दें, फोकस शिफ्ट कर दें कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं तो इसी में नुकसान देखूंगा, मैं तो इसमें नुक्स देखूंगा, इसमें स्पेलिंग की गलती है, कॉमा की गलती है। ऐसा एब्सोल्युटली करेक्ट कोई लॉ नहीं होता। अगर होता तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतनी बारी अमेंड ना हुई होती। हर बारी अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो IPC है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो CPC है, चाहे वो CRPC है। हमें यही सिखाया जाता है कि चेंज इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉ। ऐसा कोई लॉ नहीं जो चेंज नहीं होता। लेकिन आज लॉ जो बन गया, अब उसका बेनिफिट लीजिए, उसकी तैयारी कीजिए और आप क्रैक कीजिए एग्जाम, अपनी जॉब कीजिए। फिर जॉब के अंदर देखिए कि क्या दिक्कत है, जो भी दिक्कत आएंगी फिर आप कोटे तो खुली हैं उसके लिए। अब तो कैट भी बन गया, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ साथ अब UT सर्विसेज भी कैट में आ रही हैं। तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिक्रूटमेंट को लेकर, यू कैन गो टू दैट एवेन्यू। वो भी तो अदालतें ये गवर्नमेंट ही बनाती है, आपने देख लिया। एडजुडिकेट चाहे गवर्नमेंट के खिलाफ करती है। देखो ब्यूटी देखो, अगर आज मैं सरकारी वकील हूँ, मेरे को भी गवर्नमेंट पे करती है कॉफर में से, जहाँ से एक को पे करती है, जहाँ से एक जज को करती है, लेकिन सबका रोल अलग अलग है। मेरे को गवर्नमेंट का पक्ष रखना है, मे बी जज उसी कॉफर से सैलरी लेकर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला कर दे, और यही कैट भी करता है, यही हाई कोर्ट भी करता है। तो मज़ेदार बात यह है कि गवर्नमेंट ने एज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी अपने खिलाफ फैसले करने वाले भी लोग रखे हैं। तो इसी को ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती वहाँ अपने खिलाफ फैसला कोई नहीं लेता। बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ SRO 202 को लेकर कुछ भ्रम ज़रूर थे, कुछ भ्रांतियाँ ज़रूर थी। और जहाँ तक एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब को मैंने सुना है, मुझे जो समझ आई है, पहले SRO 202 को लेकर एक तो सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि मुझे आज पहली बार मुझे पता चल पाया कि 202 में टेम्परेरी बेसिस पे था। वहाँ पे प्रोबेशनर नाम की थी, 5 साल तक आपको टेम्परेरी रखा जाता था, उसके बाद ये सोचा जाता था कि आप परमानेंट किया जाएगा या नहीं। अब जब नई जो पॉलिसीज आई हैं उसके तहत 2 साल का प्रोबेशनर पीरियड रहेगा, जो कि देश के अन्य राज्यों में भी है, अन्य यूटीज में भी है। उसके बाद आपको पक्का कर दिया जाएगा यदि आप सेटिस्फैक्ट्री रहते हैं, अदरवाइज 2 साल का प्रोबेशनर पीरियड और बढ़ सकता है। अब जो शंकाएं 2 चीज़ों की थी जो ऑलरेडी SRO 202 में थे, उनकी एक शंका तो ये थी कि जो ऑलरेडी लगे हुए हैं और उनका टाइम पीरियड 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है, और आगे का जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें क्या मिलेगा। उसमें भी काफ़ी चीज़ क्लियर हो चुकी है कि सिर्फ फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे, उसके अलावा जो ड्यूरेशन है वो काउंट जरूर होगी। और जो लोग 2 साल पूरा नहीं कर पाए और उनके लिए ये भ्रम ये था, वो भ्रम मुझे भी था शायद, कि उन्हें जो है वो 1 साल का या 1.5 साल का जो उनका टाइम बचा हुआ है उसमें उन्हें वो बेनिफिट पीरियड को मिलेंगे। तो वो क्लैरिफाई जरूर हुआ है कि प्रोविजन पीरियड पहले वाले एम्प्लॉयज के लिए भी 2 साल का हो चुका है, अब वाले भी 2 साल होंगे, और जो प्रोविजन पीरियड में जो बेनिफिट मिलेगा वो दोनों को बराबर मिलेगा, चाहे वो SRO 202 के थे या अब जो नया प्रोविजन पीरियड होगा। ये क्लैरिटी मुझे भी हुई है, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ असीम सर कि आपने ये सारी फैक्टर्स जो है वो पूरी कंप्लीट तरीके से हुई, और आप व्यूज टुडे के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप जुड़े रहिए व्यूज टुडे न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।